नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर में, जो आपको शून्य से शिखर तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। चीजें बिल्कुल क्लियर है। एनसीईआरटी ईवीएस, बस मुझे थोड़ा सा जो अपना इंटरनेट कनेक्शन है ये भैया साथ दे जाना चाहिए। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। और यहां पर व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कठिन भी चलेंगे, सारी चीजें होंगी, सम्मेलन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, परेशान होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर विजिट करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर रात के 12 बजे तक यहां पर वीडियो का सिलसिला थमता नहीं है मेरे भाई। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर बताइएगा। बहुत बढ़िया सर जी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो सिंपली अगर हम देखेंगे, देखिएगा यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। यहां से दो ऑप्शंस आपके आते हैं, जो बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं कि कौन सा हम मारें और कौन सा हमारा सही हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक पूछते हैं तो हम आर्थर जॉर्ज टॉन्सले। लेकिन जब आप मेरी वीडियो देखेंगे पारिस्थितिकी की, तो उसमें बताया गया है क्या, ओडम। ठीक है, ओडम। तो याद रखना है कि जब आपका आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ना हो तो ओडम रहेंगे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के जनक। ठीक है, अब इकोलॉजी आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। साथ ही साथ अगर हम पूछे कि फादर ऑफ जो इंडियन है, इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है, तो भैया अगर भारत के पारिस्थितिकी जनक पूछे तो वो हो जाएंगे रामदेव मिश्रा। ठीक है, आर्थर जॉर्ज टॉन्सले यहां पर इकोलॉजी के जनक हो जाएंगे। जब ये ऑप्शंस में ना हो तो आपका हो जाएगा ओडम साहब। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन का मुख्यालय कहां पर है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन साहब। एक बार सभी बच्चे यहां पर चैनल को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक करते चलेंगे। ठीक है, देखिएगा, जब भी हमसे पूछे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन का मुख्यालय, तो यह है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहां है सर, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। अब बात आती है ये ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, भैया यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे अब बोले क्या कि आईयूसीएन का मुख्यालय, तो हमें पता हो गया कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये आईयूसीएन क्या है, आईयूसीएन आपकी रेड डाटा बुक जो है प्रदर्शित करती है। आईयूसीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अगर स्थापना की बात करें तो दोस्तों फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी, 1948 में हुई थी। यह भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग 1985 में किसने किया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखिए सर, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, आंसर सर चला जाएगा हमारा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग सबसे पहले 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में हुआ था। और यह भैया वाल्टर जी रोसन ने करा था इसका सबसे पहले प्रयोग। क्लियर, याद रखना है, वाल्टर जी रोसन ने करा था। जैव विविधता आप सभी जानते हो कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता इक्वेटर या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या विषुवत रेखा पर पाई जाती है। और भारत में अगर हम बात करें भारत के परिदृश्य से, तो भारत में सबसे ज्यादा केरल में शांति घाटी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता दिवस मनाते हैं 21 मई को। बहुत बढ़िया। कार्टाजेना एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। कार्टाजेना एक अंतरराष्ट्रीय संधि है मेरे भाई। देखो, वीडियो में अगर कोई भी इंटरनेट प्रॉब्लम आ जाती है तो बस वीडियो में बने रहना। ठीक है, 1-2 मिनट के अंदर वो चीजें सही करने की कोशिश होंगी और हमें तुरंत बताना कि आवाज आ रही है। देखो, अपना कनेक्शन पहले सही कर लेना। ठीक है, देखो हमारी तरफ से अभी पूरा सही है। कार्टाजेना एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है मेरे भाई, तो इसका संबंध है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। क्या है सर, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। ये हम आपको जैव विविधता के बारे में भी खूब अच्छी तरीके से बताए हैं। अभी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। हमने अभी आपसे कहा था कि रेड डाटा बुक कौन प्रदर्शित करता है, तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपने अच्छी तरीके से मुझे ये जाना है, खूब अच्छी तरीके से ऊपर हमने आपको बताया है क्या, आईयूसीएन। आईयूसीएन से हमेशा क्वेश्चन बनता है और इस बार भी क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिएगा, आईयूसीएन का मुख्यालय मैंने बताया है ग्लैंड में है। और ये ग्लैंड कहां है, एसडब्ल्यूटी यानी स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड के हिसाब से आईयूसीएन का फुल फॉर्म मैंने बताया अभी हाल ही में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, याद रखिएगा, स्थापना हुई थी फ्रांस 1948 में। रेड डाटा बुक किन प्रजातियों के बारे में जानकारी देता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, रेड डाटा बुक किन के बारे में जानकारी देता है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक जो है संकटापन्न
अभी तक अगर हम बात करें IUCN जारी करता था, अभी तक इसका पुराना नाम था IUPN, ठीक है, IUPN इसका पुराना नाम था, अब IUCN हो गया है। रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN, मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और याद रखना है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना इसमें, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं, पादप मीन्स होते हैं पौधे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पादप, ठीक है, अगर मर जाते हैं तो सभी पशु किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? अगर विश्व के सभी पादप, पादप मीन्स होते हैं पौधे, ये सब अगर मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ये बताओ मुझे कि भैया जो जीव हैं, पशु हैं, किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? बताओ, फटाफट बताना। थोड़ा सा अगर सेंस लगाना, सेंस अगर भैया लगाओगे ना तो बहुत क्लियर हो जाओगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया, बेहतरीन साहब। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक पौधा हमें ऑक्सीजन देता है, और एक पौधा जो लेता क्या है? लेता है CO2। तो ये बताओ, ये जब पौधा मर जाएगा तो हमें देगा कौन भैया? कुछ नहीं देगा ना। तो हम किसकी कमी के कारण मरेंगे? हम ऑक्सीजन की कमी के कारण मरेंगे। क्या सर? हम ऑक्सीजन की कमी के कारण मरेंगे। सिंपल सी बात है, ये मत कहना कि सर भोजन की तरीके से मर जाएंगे। राजू यादव कह रहे हैं BOJN, भोजन भोजन भोजन, है ना, भोजन। अब ऑक्सीजन नहीं लोगे तो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो क्या? यहां पर ऑप्शंस पर भी तो बहुत जरा ध्यान देना पड़ेगा। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। बोले दो भिन्न, एक अलग तरीके का है, एक अलग तरीके का है क्षेत्र, और इस बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है साहब, ये पूछ रहा है कि एक अलग समुदाय का है, एक अलग समुदाय का है, और इसमें यह पूछ रहा है कि इनके बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको दोस्त कहते हैं क्या? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इकोटोन कहते हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। क्या सर? इकोटोन कहते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कल हमने आपको बताया था पारिस्थितिकी के बारे में, ठीक है, तो अब अगर हम आपसे कहते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी को पहले किस नाम से जानते थे? पहले जानते थे इकोलॉजी, ठीक है, ओ इकोलॉजी के नाम से जानते थे। जो वर्ड आपका क्या है? जो वर्ड आपका है ग्रीक भाषा का शब्द है ना। तो ओ इकोलॉजी पहले कहते थे, बाद में इसको इकोलॉजी कहा जाने लगा, और इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग करा था अर्नेस्ट हैकल ने, करा था 1869 में, ठीक है, 1869 में। और इकोलॉजी सिस्टम अलग अगर पूछे तो हमारा करा था AG टांसले ने, ठीक है, यह भी चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सागरीय प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग, जिसको कोरल नहीं कहते हैं, जैसे अगर हम बात करें लक्षद्वीप, हमारा जो क्षेत्र है, लक्षद्वीप कहां पर है? अगर हम बात करें भारत के, भारत में पूर्वी क्षेत्र पर है आपका अंडमान, और भारत में आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बताओ, कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो दोस्तों वो है सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कारण है दोस्तों? जो टेम्परेचर होता है सागर का, वो भैया इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये पूछता है। तो सागर का जो तापमान है वो भैया क्या होता है? हमेशा बढ़ता है, याद रखना है। बेहतरीन गाइस। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्परिणाम से बचाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर कठिन क्वेश्चंस की श्रेणी में रखा जाता है इस क्वेश्चन को। देखिएगा गाइस यहां पर जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ा होगा, अभी तक सन के बारे में खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सन के बारे में आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि वो भैया जो है आपके त्वचा कैंसर को बचाती हैं, ओजोन परत वाली बात खूब पढ़ी होगी, ओजोन, है ना। लेकिन यहां पर अलग चीज है, यहां कह रहा है कि वह वर्णक पूछा है इस बार। वनस्पति को परावैंगनिक किरणों, हमें जीवों से कौन बचाता है? हमें ओजोन बचाता है, जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि भाई वनस्पति को भी कोई बचाता होगा तो उसका जो नाम होगा वो है फाइकोसाइनिन। याद रखना है, फाइकोसाइनिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी नाइस गाइस, फाइकोसाइनिन। क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल की वजह से होती हैं पत्तियां हरी, ठीक है, और पत्तियों में पाया जाता है आपका मैग्नीशियम। और जो आदमी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, महिला होती है, उसमें पाया जाता है Fe, यानी आयरन होते हैं मानव जाति में। और अगर हम वृक्ष की जाति में पूछे तो मैग्नीशियम, यानी जीवों में आपका आयरन, ठीक है। तो फाइकोसाइनिन की वजह से यह होता है। अच्छा ये बताओ, काजीरंगा किस जानवर के लिए विख्यात है? ख्यात है, बात एक ही है साहब। बहुत बढ़िया, फाइकोसाइनिन। अब तो नहीं बोलोगे ना साहब,
अब तो नहीं भूलोगे, क्लियर। अभी पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका था ये, पहला एक कठिन क्वेश्चन था फाइकोसाइनिन, क्लियर, जो वर्णक वनस्पति को बचाता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अगर यूवी रेज आती रहेंगी ऊपर से तो हमें त्वचा कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो हमें ओजोन परत बचाती है जो समताप मंडल में होती है, ऐसे ही वनस्पति को भी कोई बचाता है, तो वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं काजीरंगा। काजीरंगा एक हमारा अभ्यारण्य जो आपका आसाम क्षेत्र में है, असम की राजधानी है दिसपुर, और बात करेंगे गेंडा के लिए, और कौन सा गेंडा, एक सींग का गेंडा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन साहब। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है। वेरी नाइस गाइस, अगर आप पहली बार विजिट करे हैं तो टेंशन मत लेना, यहां पर चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। समय से आपको वीडियो अगर ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो इतनी दिन भर मिलेंगी आपको कि भैया भरमार। एक बार आप विजिट करें, कहता नहीं हूं सर, एक बार विजिट करें, वीडियो में जाइए, देखिएगा, बुलंद आवाज में आपको दिमाग में सेट करने के लिए यहां पर वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। बात करेंगे सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। जो बच्चे यहां पर मार रहे हैं विषुवत रेखा पर, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शंस पर भी तो हमें जाना पड़ेगा, है ना। अब देखिएगा, कनेक्शन थोड़ा सा पुअर हो सकता है, देखिएगा क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में ये हमारी सर्वाधिक जैव विविधता के बारे में हमने आपको बताया कि जब भी आप नॉर्थ के ध्रुव की तरफ और साउथ के ध्रुव की तरफ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या 0 डिग्री से ध्रुवों पर जाने की ओर जैव विविधता घटती है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, तो आंसर रहेगा भैया घटती है। क्योंकि हम जब भी आपके ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जलवायु परिवर्तन के साथ तापमान में गिरावट आती है, तापमान में गिरावट आएगी तो नमी कम होगी, नमी कम होगी तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगा तो भैया क्या होगा, जैव विविधता कम होगी। तो आंसर क्या रहेगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, चक्रण को क्या कहते हैं। हमने कहा पारिस्थितिकी तंत्र, हमने अभी कहा इकोलॉजी अलग है, इकोलॉजी सिस्टम अलग है, ठीक है, इकोसिस्टम अलग है। जब भी हम इकोलॉजी कहेंगे तो अर्नेस्ट हैकल 1869, जब भी हम इकोलॉजी सिस्टम कहेंगे तो हम कहेंगे एजी टांसले 1935 में दिया, ठीक है। भारत के अगर हम इकोलॉजी जनक कहेंगे रामदेव मिश्रा, और वैसे ओडम साहब या एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हमारा कहेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। सुनते जाइएगा, जरूरी नहीं यहां पर आंसर आपको देना है, एनसीईआरटी के मुताबिक सारा चीज पढ़ा रहा हूं मटेरियल, टेंशन मत लेना, ठीक है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, अगर सर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अगर सर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, चिपको आंदोलन कहीं ना कहीं चमोली गांव से रिलेट करता था, ठीक है। ये आपका यूपी प्लस उत्तराखंड दोनों में आता था, ठीक है। अब तो उत्तराखंड का भाग है, पहले यूपी का भाग हुआ करता था। अब अगर हम बात करें, चिपको आंदोलन आपका वनों की कटाई से रोकने के लिए है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। लेकिन अगर हम बात करें वन की कटाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हमसे पूछे स्टेट तो अभी उत्तराखंड हो जाएगा, सन पूछे तो 1972 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहीं कहीं 73 भी मिलेगा आपको, तो घबराना नहीं है। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। इको मार्क देखो, अगर आपसे पूछता कि एग मार्क क्या है, एग मार्क क्वेश्चन आपका आ चुका है। एग मार्क क्या है, खाद्य वस्तुओं पर लगने वाला टैग, खाद्य वस्तुओं पर लगने वाला टैग। इको मार्क पूछे तो यह पर्यावरणीय तंत्र को सुव्यवस्थित रखने के लिए क्या होता है, पर्यावरण के लिए जो अनुकूल होता है वहां पर उत्पादों के लिए दिया जाता है। मेरे भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी होगा क्लियर कर लेना, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आईयूसीएन की स्थापना किस वर्ष और कहां हुई थी। आईयूसीएन के बारे में हमने अभी ऊपर पूरी डिटेल दी है, लेकिन जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उन सभी को यह क्वेश्चन करना होगा। आईयूसीएन की स्थापना किस वर्ष अगर नहीं पता है तो कहां हुई थी यह भी पता होना चाहिए, और आईयूसीएन है क्या, जो हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। सर जी अगर हम बात करें आपसे, देखो वीडियो को लाइक करते चलो, है ना, लाइक करते चलो। इस वीडियो को चाहिए मुझे 3000 लाइक, 3000 लाइक चाहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। हाँ गाइज, अगर हम बात करते हैं आईयूसीएन की जो स्थापना हुई है दोस्तों, वो हुई है आपकी फ्रांस में। कहां सर, फ्रांस में, और 1948 में हुई है। आपको मैंने अभी बताया क्या सर, 1948 में हुई है, लेकिन
राइट आंसर तो ये हो गया, लेकिन मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय आपका है ग्लैंड में। कहां पर है सर? ग्लैंड में है, और ये है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है सर? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, बहुत बढ़िया। IUCN के बारे में हमने आपको बता दिया है कि ये जो क्या होता है, रेड डाटा बुक जारी करता है। IUCN का मुख्यालय कहां पर है, अगर ये पूछ रहा है सर, तो फिर क्या होगा? अभी अभी जस्ट बताया है कि IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो रेड डाटा बुक को प्रदर्शित करता है। ठीक है सर जी, अगर हम बात करें मुख्यालय की, तो ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ये हमने अभी ऊपर कराया था। परितंत्र के लिए निकेत शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? परितंत्र के लिए निकेत शब्द, निके शब्द का प्रथम प्रयोग किसने करा था? तो ये करा था ग्रीनएल्स ने 1971 में। ये नाम याद रखना है, ग्रीनएल्स ने। ग्रीनएल्स किसके लिए जाने जाते हैं? परितंत्र के लिए जाने जाते हैं। क्या सर? ग्रीनएल्स। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक परितंत्र में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका को क्या कहा जाता है? जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो देखिएगा, अभी ऊपर आपने पढ़ा कि ये निकेत वर्ड क्या होता है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को एक बार में टाइप करने की कोशिश करी है, जिससे समझाने में आसानी हो। परितंत्र के लिए निकेत शब्द का प्रयोग किसने करा? तो ग्रीनएल्स हो जाएगा 1971। लेकिन वर्ड आता है निकेत, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर निकेत क्या होता है? तो निकेत याद रखिएगा, निकेत क्या होता है? एक परितंत्र, जो परितंत्र है चारों तरफ, ठीक है, उसमें प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका को, यानी जो भी आपकी प्रजाति है उसमें एक विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका निभाई जाती है, उसको हम निकेत कहते हैं। तो इसका प्रयोग किसने करा सर? इसका प्रयोग करा है 1971 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बताएंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ, एक समय के साथ टाइम चेंज हुआ और वो चेंज हो गई, दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो गई, चेंजमेंट हो गई, इसको कहलाते हैं दोस्तों पारिस्थितिकीय अनुक्रम। और हमने आपको बताया कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहा है भैया, आपके जो है किसने कहा है? एजी टांसले ने। एजी टांसले ने नहीं कहा है, किसने कहा है? अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोलॉजी सिस्टम एजी टांसले ने। ठीक है, बात करेंगे, अगर हम बात करें पारिस्थितिकी अनुक्रम, एक वर्ड आया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुक्रम, ध्यान दीजिएगा। अनुक्रम की बात कर रहा है सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं, एक बार मैं देख लेता हूं, परेशान मत होइएगा, एक बार मैं देख लेता हूं। सर जी, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अभी नेटवर्क सही हो गया है, बहुत बढ़िया। देखिएगा, पारिस्थितिकी अनुक्रम शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है हुल्ट ने। किसने किया है सर? हुल्ट ने करा है। किसने किया है सर? हुल्ट ने करा है। एक बार वीडियो को स्टार्ट करें, वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है, दोबारा वीडियो को स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया, अभी आ गया है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सबसे स्थायी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, सबसे स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है? सबसे स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र आपसे पूछ रहा है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है? बहुत बढ़िया, देखिएगा, सबसे स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र अगर पूछे आपसे, जब भी मैंने कहा कि कोई बड़ा आपको मिल जाए, जैसे तालाब है, जैसे समुद्र है, जैसे महासागर है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? जो सबसे बड़ा हो तो सबसे पारिस्थितिकी वो हो जाएगा, ये ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन समुद्र, देखो, अगर तालाब दिया है, समुद्र दिया है, झील दिया है, तो आपको समुद्र मार देना है। ठीक है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा जो एरिया वाइज हो वही मार देना है, आपको क्लिक कर देना है। बहुत बढ़िया। अगर सर हम बात करें, जब मनुष्य बकरी का मांस खाता है तो वह कौन सा उपभोक्ता कहलाता है? बताएंगे गाइस, बताएंगे। वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जब मनुष्य बकरी का मांस खाता है तो वह कौन सा उपभोक्ता कहलाता है? बताएं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अगर सर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा गाइस? राइट आंसर चला जाएगा भैया द्वितीयक उपभोक्ता के साथ। हमारा जो उत्पादक होता है, हमारा सर उत्पादक होता है, वो पेड़ पौधे होते हैं, और इनको जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। यानी बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, ये तो पेड़ ही खाएंगे, ये तो मांस खाएंगे नहीं।
तो बकरी क्या खाती, बकरी का मांस खाता है। अगर बकरी का मांस खाए, देखो अगर प्राथमिक उपभोक्ता में गाय बकरी आ जाती है तो ये पेड़ को खाएंगे, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता में गाय बकरी तो आ जाती है, लेकिन जो गाय बकरी को भी खाए वो द्वितीयक कहलाते हैं। तो वही तो पूछा है, जो बकरी को खा रहा है वो क्या कहलाएगा, तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा, और द्वितीयक को भी जो खाए वो भैया तृतीयक कहलाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, इस चीज को समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, एपीफाइट्स जिसको हम अधिपाद कहते हैं हिंदी में, ये इंग्लिश वर्ड है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स जो है वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर, अब जहां पर क्या है, वर्षा पूरे वर्ष होती है। जैसे अगर हम बात करें जीरोफाइट, कौन से पौधे होते हैं, जीरोफाइट होते हैं आपके जहां पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे, अच्छा मुझे ये कंफर्म करके बताइएगा कि जैसे अगर हम कहते हैं आपसे लवण में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो आप क्या कहोगे, जल्दी से कमेंट करिएगा। हमने अभी आपको बताया जहां पर वर्षा होती है उनको हम एपीफाइट्स कहते हैं, जहां वर्षा नहीं होती है उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला का निर्माण किनके द्वारा होता है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण किनके द्वारा होता है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। खाद्य श्रृंखला का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है उत्पादक यानी पेड़ पौधे, उपभोक्ता यानी इनको जो खाने वाला है, अपघटक, अपघटक का मतलब होता है आप, जैसे अगर हम कवक की बात करें, अपघटक का मतलब होता है उत्पादक और उपभोक्ता को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। जैसे आप बर्गर खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, और समोसे का भाग नीचे अगर टूट के गिर जाता है तो वो मिट्टी में मिलाने का काम करता है। पशु मर जाता है तो मिट्टी में मिला देता है, आदमी मर जाता है तो मिट्टी में मिला देता है। तो यानी अपघटक का काम होता है अंतिम चरण को पूरा करना, अपघटक का काम होता है बिल्कुल पूरा फिनिश करना, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैंने कल आपसे ये भी कहा था, जोर भी दिया था डीप क्लास जब पढ़ा रहे थे। किसी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग क्या है। जब मैं आपसे कहूं कि ऊर्जा प्रवाह क्या एक दिशीय होती है या बहुदिशीय होती है, तो आप कहते थे एक दिशीय होती है, लेकिन ऊर्जा प्रवाह होगी कैसे, ऊर्जा प्रवाह होगी कैसे, तो आप कहते हो कि ऊर्जा प्रवाह जो होगी वो एक निश्चित अनुक्रम में जाएगी। जैसे उत्पादक, क्या, जैसे उत्पादक, उत्पादक का मतलब होता है पेड़ पौधे, और उपभोक्ता मतलब शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी क्या खाएगा, उत्पादक खाएगा, इसमें पेड़ पौधे आते हैं। मांसाहारी क्या खाएगा, शाकाहारी को खाएगा, इसमें भेड़ बकरी जो गाय भैंस आता है, ठीक है। और अपघटक का काम करेगा, लास्ट में बिल्कुल खत्म कर देगा फिनिश। तो मार्ग क्या है, सही मार्ग उत्पादक पहले आएगा, अपघटक बाद में आएगा। उत्पादक में आता है क्या, उत्पादक में आएगा पेड़ पौधे, अपघटक में आएगा क्या आएगा, कवक, कवक आएगा, है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है मेरे भाई, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। अगर आप पहली बार विजिट करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का परिवार का हिस्सा बन जाएगा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है मेरे भाई, जब भी आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छी तरीके से याद रख लेना है। जरूरी नहीं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको आए, जरूरी यह है कि क्वेश्चंस आने के बावजूद आप यहाँ पर मेहनत करें और क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लें, जिससे आगामी परीक्षा में गलत ना हो। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है दोस्तों, राइजोफोरा है। क्या है सर, राइजोफोरा है। अगर हम आपसे कहते हैं कि बायोडीजल का मुख्य स्रोत, अगर हम कहते हैं तो जेट्रोफा मार देते हो, ठीक है। ऐसे ही आप कुनैन का कह देते हो, सिंकोना मार देते हो। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैंग्रोव वनस्पति भारत में सबसे कम पाई जाती हैं, है ना। अब ये बढ़ रही हैं मैंग्रोव वनस्पति। अगर हम भारत की अगर हम बात करें सर, मैंग्रोव वनस्पति अगर हम भारत की बात करें तो आप कहते हो कि ये भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है, किस क्षेत्र में है, ये तटीय इलाके के लिए है। क्या सर, मैंग्रोव वनस्पति भारत के किस इलाके के लिए है सर, तटीय इलाके के लिए। जैसे अगर हम बात करें, ये तट को मजबूत करते हैं। ये सभी जो पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और ये जो है आपका सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र है, ये सभी इनके जो किनारे पानी है यानी प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है, ये सभी आपको मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता पर सम्मेलन कब प्रभावी हुआ है। जैविक विविधता यानी जैव विविधता की बात करता है दोस्तों, 29 दिसंबर 1993 में जैविक विविधता पर सम्मेलन प्रभावी हुआ है। बायोडाइवर्सिटी की जब भी हम बात करते हैं तो आपको मैंने बताया है कि बायोडाइवर्सिटी डे जो होता है 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रयोगकर्ता कौन थे, वॉल्टर जी रोसन नाम थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, नागायो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। नागायो, यहां पर हम सारे सम्मेलन की बात करेंगे तो टेंशन नहीं लेने का, क्लियर।
बहुत बढ़िया सर जी। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सारे नाम भी ले लेंगे हम, यहाँ पर नाम भी ले लेंगे, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर नाम है। तो देखिएगा, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारे बच्चे हैं, निधि, आस्था, प्रतिमा, रचना, कमलेश, मंगीता, गुड़िया, इरशाद, बहुत बढ़िया, प्रियंका, छोटू पंडित, बहुत बढ़िया, मोहम्मद शफीक, रेखा, माया। नागायो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो नागायो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों? तो यहां पर आपका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? बताओ किसके साथ चला जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जैव विविधता संरक्षण। क्या सर? जैव विविधता संरक्षण से हो जाएगा। और नागायो प्रोटोकॉल भैया सिंपली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, तो आपको मारना पड़ता है नागायो प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर कब और कहां हस्ताक्षर हुआ था? अभी ऊपर बताया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। ये जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या सर? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर हस्ताक्षर हुए थे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में। यह हिस्सा है आपका ब्राजील का। यहां पर आपके ओलंपिक खेल भी हो चुके हैं। कहां पर सर? यहां पर आपके ओलंपिक खेल भी हो चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहां पर हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने रिपीट करा है क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, कोई बच्चा पूछ रहा है, पर्थ सिंह पूछ रहे हैं 1K का मतलब क्या होता है? सर 1K यहाँ पर है लाइव, 1000 बच्चे लाइव हैं। ठीक है, ये होता है मतलब, है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत वर्मा, प्रियंका, एकता, शिल्पी, सागर वर्मा, सभी बच्चे यहाँ पर लाइक वाइक कर लें। वर्ष 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी बताया है, ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ सर? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलता हूं। 2013-14 के अनुमानों के अनुसार किस देश में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सर्वाधिक था? यहां पर 2014 में सबसे ज्यादा सर्वाधिक था ग्रीन हाउस गैसेस में। जब भी हम CH4 की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, तो क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पर था? चाइना में था। और चाइना हमारा ऐसा जो है इंसान देश है भैया, जो मतलब इतना ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ UN के द्वारा किया भी जाता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ठीक है ना। और इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है। तो इंडिया में अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में आपका कानपुर आ जाता है, इलाहाबाद भी आ जाता है, ठीक है, बनारस भी आ जाता है, और इसके अलावा दिल्ली तो आप जानते ही हो, तो अच्छी तरीके से आप जानते हो। अगर हम बात करते हैं भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना यानी क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि भारत में क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, 2008 में भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान था वो भैया 2008 में जारी किया गया था। ये किताबों में आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी अभी जो बताया है क्लाइमेट चेंज 2008 में आया था, इसके तहत कितने मिशनों का उल्लेख किया गया है? तो इसके लिए 14, 15, 13, 8 कितने थे? तो आपको याद रखना है 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 जो है मिशन का उल्लेख किया गया था। और ये आपका कब? 2008 में इसको लॉन्च करा गया था। किसको? क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। क्लाइमेट को कहते हैं हिंदी में जलवायु। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो भैया हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो CO बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसका तर्क है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब होता है CO, रासायनिक नाम। अब बात आती है क्यों। जब भी आपसे अगर पूछे कि जो सड़क होती है, सड़क पर चलते वाहन जो आपको धुएं से प्रभावित करते हैं, जो एक वायु प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, धुआं आपके लिए हानिकारक होता है। तो धुएं में कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपके शरीर को ज़्यादा हार्मफुल पहुंचाता है। ठीक है, वजह क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखना है, क्वेश्चन अगर आ जाता है कि वाहनों के द्वारा शरीर पर प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बात आती है कौन सा वायु प्रदूषक? ऑक्सीजन। देखो ये क्या है? वायु प्रदूषक है,
नाक से और मुंह से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और है कहाँ का रीजन, ये रीजन है आपका सड़क का, ठीक है। अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन के कारण से ही रक्त लाल होता है, और रक्त में अगर ये जो है मिक्सचर हो जाएगा तो चीजें बिल्कुल गलत हो जाएंगी। अगर आपसे पूछे कि भैया रक्त का पीएच मान आप कितना होता है, कोई बताएगा मुझे रक्त का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा फटाफट। क्वेश्चंस आ गया है दिमाग में तो बता देता हूं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4, जो एक क्षारीय होता है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, जैव विविधता के ह्रास का अगर पूछे आपसे जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पर है, तो 0 डिग्री पर है और भारत में केरल में है। अगर जैव विविधता में हम देखें तो सबसे ज्यादा पेड़ लंबे होते हैं, जीव जंतु खुशहाल होते हैं, हरा भरा क्षेत्र होता है। अगर जैव विविधता घटेगी तो आखिर कारण क्या होगा, तो आपका प्रमुख कारण होगा कि प्राकृतिक जो अधिवास है, प्राकृतिक अधिवास है, जो प्रकृति के घर हैं, वो अगर नष्ट हो गए, सागर, पेड़ पौधे, झरने, ये सब नष्ट अगर हो गए तो समझ लीजिएगा जैव विविधता का कारण यही है खत्म होने का। क्लियर, तो याद रखना है क्या, जैव विविधता के ह्रास का कारण क्या है, प्राकृतिक अधिवास का विनाश होना। समझ गए, तो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, वेरी नाइस गाइज। रीना, मोहन, धीरज, प्रिया पांडे, अजीत, साक्षी, पिंकी, मोहम्मद शफीक, पंकज, अमित, सचिन, अंशिका, संगीता, लोकेश, काजल, निधि, गिरीश, कुशवाहा, मनीषा पटेल, प्राची, मनीष, सुनीत, नोमत अहमद, बहुत बढ़िया, गुलफान, रजा। सर जी अगर ये बताओ कि क्या वीडियो बोरियस लग रही है, और बोरियस नहीं लगनी चाहिए। देखो बोरियस लगेगी, पक्का लगेगी, क्वेश्चन कठिन है इसलिए लगेगी, और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। याद रखिएगा आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास है। हाँ थोड़ा सा कठिन हो सकता है तो इसलिए परेशान मत होइएगा। वीडियो पे लाइक करने का सिलसिला भाई कम हो रहा है, क्या बात है, लाइक करने का सिलसिला कम हो रहा है। देखो भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। क्वेश्चन आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में, ठीक है। कौन सा आया था सर, 1972 में आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोटेक्निकल यहाँ पर गार्डन, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन पूछ रहा है। देखो विश्व का पूछा है, भारत में नहीं पूछा है सर, कोलकाता मत मार देना, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान पूछ रहा है, तो ये आपका इंग्लैंड में जगह है, क्यों, ठीक है, क्यों इंग्लैंड में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान। अगर हम पूछे वानस्पतिक उद्यान के लिए आपका भारत में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में कौन सा जो है वानस्पतिक केंद्र है, तो आपका लखनऊ हो जाएगा पूरे भारत में। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी बायोडीजल की फसल है, फसल पूछ रहा है बायोडीजल की, कुनैन है या फिर जेट्रोफा है, जल्दी से बताएंगे बायोडीजल की फसल कौन सी है। बहुत बढ़िया, मनीष, सूफी अंसारी, टुक टुक त्रिपाठी, एग्जाम विथ अजय, गुलशन, यास्मीन, प्रियंका, शंकर, बहुत बढ़िया साहब, बेहतरीन गाइस। कौन सी बायोडीजल की फसल है दोस्तों, आपका जेट्रोफा हो जाएगा। जब भी हम कुनैन की बात करते हैं तो सिंकोना से रिलेट करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित करा गया था, यह बताना है, फटाफट फटाफट बताना है कब किया गया था। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी आपको बताया है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था। क्या सर, 1972 में आया था, 1972 में आया था। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आशीष, संदीप, बी रोस्ट, कांति प्रसाद कौशिक, बहुत बढ़िया, सोनू, बेहतरीन, दिलीप शाहू, अखिलेश यादव, राम गोविंद सिंह पटेल, बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस देखिएगा 16 सितंबर को। जब भी मैंने कहा कि 22 मई को अब बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून आपका पर्यावरण दिवस। भारत में जैव विविधता के दृश्य से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस गाइस। सभी का स्वागत है, हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जोश है ना, बिल्कुल। कोई काम तो नहीं कर रहे हो, और काम कर रहे होगे तो वही लेटे लेटे व्हाट्सएप चला रहे होगे, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे होगे, इसलिए इस वीडियो को ख़त्म करिएगा फटाफट।
फिर जाइए, खूब चलाइए। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। अब याद रखना है, जैव विविधता के बारे में आपको डिटेल सहित बताया है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट का मतलब होता है केरल वाला क्षेत्र। तो भैया केरल का क्षेत्र, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जैव विविधता भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चे कहेंगे कि सर ने तो केरल पढ़ाया था, लेकिन वो दिमाग में ये नहीं लगाते हैं कि केरल है कहाँ पर। अब केरल है कहां पर, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमाने की कला भाई एग्जामिनर के पास होती है, पेपर बनाने वाले के पास। आपको खूब अच्छी तरीके से पता है, रटा रटा आया बच्चा जाता है। बच्चे ने क्या रट लिया? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, सर ने बताया। जैव विविधता जो होती है वो 0 डिग्री पर पृथ्वी पर पूछेगा तो सबसे ज्यादा मार देंगे 0 डिग्री पर। अगर क्वेश्चन आ जाएगा भारत में मार देंगे तो केरल में। अगर क्वेश्चन और डीप में पूछेगा तो भारत में मार देंगे, शांति घाटी में। लेकिन अच्छा ये बताओ कि केरल भी तो देखना है हमें कहां पर है। तो कहोगे, फिर गाली दोगे क्या सर को कि सर आपने नहीं बताया था कि पश्चिमी घाट पर। इसलिए सर आज सुन लो मेरे भाई कि यहाँ पर क्या होता है, केरल आपका पश्चिमी घाट के इलाके में आता है। ये पूर्वी घाट है, क्योंकि इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, तो केरल आता है यही पश्चिमी घाट में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? वायु प्रदूषक पूछ रहा है, कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो देखिएगा, जब भी हम लाइकेन की बात करें, लाइकेन की बात करें, अभी हम प्रदूषक की बात करेंगे। लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषक के संकेतक का पौधा है। क्या सर? वायु प्रदूषक के संकेतक का पौधा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, सारी चीजें क्लियर हुई? सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि लाइकेन किसके लिए है? वायु प्रदूषण। जब भी आपकी मछलियां मरने लगे तो भैया आपका जल प्रदूषण रिलेट करेगा। जब भी आपके अगर वायु प्रदूषण की बात करें, कहीं ना कहीं वायु प्रदूषित होती है, तो लाइकेन भैया इसका संकेतक है। तो क्या होगा? अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। देखो, ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी हम बताएंगे किससे रिलेट करता है, वो अगला क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम वहां पर डिस्क्राइब नहीं करना चाहते। कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए स्वच्छ रखने के लिए बेहतरीन है? तो सौर सेल। देखो, सौर सेल से बेटर कुछ नहीं है, सौर ऊर्जा से बेटर कुछ नहीं है। यही आपके एनवायरनमेंट को सबसे बेस्ट रख सकता है, ठीक है, अच्छी तरीके से रख सकता है। तो क्या हो जाएगा? आपका सौर सेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? ग्रीन इंडेक्स, ग्रीन इंडेक्स सर किसके द्वारा विकसित करा गया है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं सर जो है कब आया था वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम? तो 1972 में आया था, ये भी याद रखिएगा। सर जी, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सर, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखो, संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी की बात करते हैं, यूएनईपी की बात करते हैं। एक मुख्यालय आपका नैरोबी में, नैरोबी कन्या में, और एक मुख्यालय आपका इंग्लैंड में। जब भी हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में 24 अक्टूबर को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है एक जैव विविधता से। जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? अभी इतने सारे बच्चे हैं, क्या आप लाइक वाइक नहीं कर रहे हो? 3000 तो पहुंचा दो लाइक, है ना, 3000 लाइक पहुंचाओ फटाफट। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस, बेहतरीन गाइस, लाइक पहुंचाओ, लाइक पहुंचाओ। और अगर आप पहली बार विजिट करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट। वही है, वही बात है, सिंपल सी बात है, पूछ लिया था। पर्यावरण का संतुलन स्थान बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वनों का परसेंटेज कितना होना चाहिए, वनों का परसेंटेज कितना होना चाहिए। वही केरल मार दो, चाहे आप पश्चिमी घाट मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पूछ रहा है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए, और यहां से बनेंगे दो क्वेश्चन। कैसे? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा 33%। पर्यावरण में देखो, भारत की अगर हम बात करें, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में वनों की जो कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। किसी भी पर्यावरण के लिए 33 होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें भारत में हैं कितने, भारत में वर्तमान में वन कितने हैं? भारत में वर्तमान में वन है 24.37%, ठीक है, 24% भाग पर वन है भारत में, और कितने होने चाहिए? 33% होने चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। देखो, अभी पूछ रहा था लाइकेन, लाइकेन क्या है? लाइकेन है आपका वायु प्रदूषक सूचक, ठीक है, वायु प्रदूषक सूचक है। तो वायु प्रदूषक से अगर क्वेश्चन आ जाए तो लाइकेन मार देना, ऑप्शन में हो। अगर ग्रीन मफलर आ जाए तो भैया क्या मारोगे? ये भी एक प्रदूषक है। अब आपको बताना है वायु प्रदूषक है, ध्वनि प्रदूषक है, या फिर जल प्रदूषक है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करेंगे साहब।
बेहतरीन गाइस, बहुत बढ़िया। सर जी अगर हम बात करें, हर बहन हर भाई यहाँ पर कर रहा है, देवेंद्र, निधि, अंजू और हैं, रीता है, अनुज है, शंकर, प्रीतर, गुलशन, ममता, सागर, रीना, प्रशांत, माया, इंजीनियर मोहित, हरिओम, स्नेहा और साक्षी है, कुलदीप है, नितिन है, अरुण है, वंदना, धर्मेंद्र, जगमोहन है, एलवी गंगवार है, बहुत बढ़िया, रघुनाथ दुबे, पीटर सिंह, अलका चौधरी, शिल्पी, आदित्य, मोहम्मद शफीक, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। देखिएगा, ग्रीन मफलर, केजरीवाल क्या करते थे साहब, मफलर बांधते थे। और मफलर कहाँ बांधते थे भाई, सिंपल सी बात है, केजरीवाल को मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है कि वो बंदा मफलर बांधे रहता था, है ना, तो याद रहेगा कहीं ना कहीं, कानों में बांधे रहता था हमेशा। तो अब बताओ, कानों में बांधा जाता है मफलर, तो कान किसके लिए होते हैं, कान होते हैं ध्वनि को सुनने के लिए, तो भैया ध्वनि प्रदूषक हो जाएगा। अगर नहीं बांधेगा तो भैया उसको क्या करेगा, दिल्ली वाली सारे उसके जो है रोडवेज हो, चाहे बस हो, ट्रक हो, ठेला हो, ट्रेन हो, उसको क्या कर देंगे, कान उसके फाड़ देंगे। इसलिए बंदा क्या करता है भाई, दिन भर जो है बांधे रहता है। तो भाई ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, बहुत बढ़िया। तो ट्रिक है भैया, ट्रिक है, बता दिया है। और कितने बच्चे हमसे फेसबुक से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जरा बताना मुझसे, कितने बच्चे फेसबुक से जुड़े हुए हैं। हैंड्स करना, जरा हाथ खड़ा करना ऊपर, मुझे बताना फटाफट कितने बच्चे मुझसे फेसबुक से जुड़े हुए हैं। फिर मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको, फटाफट। कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। देखो, जब भी पारिस्थितिकी तंत्र पूछे, यानी इकोलॉजी सिस्टम, जिसका प्रयोग करा था एजी टांसले ने 1935 में, ठीक है, तो एक होता है इकोलॉजी, वो हमने आपको बताया, जो आपका क्षेत्र घेरता है। जैसे अगर तालाब और समुद्र दिया हो तो समुद्र मारेंगे, जो क्षेत्रफल ज्यादा में होगा। जैसे समुद्र और महासागर दिया हो तो महासागर आपको मार देना है, ठीक है। तालाब, समुद्र, महासागर तीनों दिया हो तो भी महासागर मार देंगे। जब आपका दिया हो झील और तालाब दिया हो, झील और तालाब दिया हो ऑप्शन में, तो सबसे बड़ा तालाब पड़ेगा, तो सबसे बड़ा मार देना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा समुद्र हो जाएगा या महासागर हो जाएगा, है ना। तो यस जुड़े हैं, है ना। इतने बच्चे कह रहे हैं सर यस, मैं भी जुड़ा हूं, मैं भी जुड़ा हूं, है ना। यहाँ पर शीला वर्मा, जितने भी, एक चीज बताएं, हाँ हाँ, किसका नाम, प्राची श्रीवांश, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं, जितने बच्चे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, देखो आज के बाद तुम लोगों का मैं कोई भी यहाँ पर वो ना देख लें, क्या, कोई भी आपने पोस्ट अगर डाला राजनीति से संबंधित तो समझ लीजिएगा फिर मैं नीचे गाली लिखूंगा आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जितनी मुझे भद्दी आती होगी, मुझे बहुत गंदी गालियाँ आती हैं, तो याद रखना, राजनीति से संबंधित कोई भी पोस्ट आप नहीं डालेंगे। और मुझे पसंद नहीं बिल्कुल, आप कहोगे सर मुझे नहीं पसंद तो क्या मैं नहीं डालूंगा, मेरा हक है। अरे सर जी आपका हक है, पहले आप पढ़ाई कर लो, अच्छी तरीके से करना, है ना, शोभा नहीं देता है, ठीक है। सारी राजनीति की पार्टियां एक हैं, आपको लगता है कभी कभी, शादी बारातें बारातें कभी देखी होंगी उन लोगों की, बड़े लोगों की, तो सब आप जानते होंगे, एक साथ में मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पसंद नहीं है ना। जुड़ो यार, ये नहीं कहता तुम अब मुझसे नहीं जुड़ो, अब मैंने ये बात कह दी, अब बोलते हैं कि मैं तो नहीं जुड़ा हूँ सर, है ना। तो याद रखिएगा। अभी बात कर रहे हैं मीथेन गैस उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है, तो दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर, आपका हो जाएगा धान का खेत, ठीक है, धान का खेत। गुरुजी वर्ल्ड के नाम से हमारी आईडी है और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, फॉलो कर लेना, वहाँ पर पूरा भर गया है, ठीक है। केवल क्या करना है, मैसेज कर देना है, मैसेज तो आ ही जाएंगे। गुरुजी वर्ल्ड की रियल आईडी है, हिंदी में गुरुजी वर्ल्ड टाइप कर लेना, चाहे इंग्लिश में कर लेना, आ ही जाएगा। धान का खेत, ठीक है, धान का खेत हो जाएगा। धान का खेत से निकलती है आपकी मीथेन गैस। मीथेन गैस का अगर हम फार्मूला की बात करें CH4 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, CH4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो जुगाली करते हैं पशु, वहाँ से भी निकलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। जब पर्यावरण अधिनियम की बात करें सर, पर्यावरण अधिनियम की बात करें तो भैया क्या आंसर हो जाएगा, बताएं गाइस। वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1986 में। क्या सर हो जाएगा, 1986। किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, 1986 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत बढ़िया। जब हम अगर हम बात करें वन्य जीव की तो 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की तो 1986, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका स्क्रीन के सामने है 1986। वेरी नाइस गाइस। भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। देखो, अगर हम पूछें कि तैरता हुआ पहला उद्यान कौन है, तो कीबुल लामजाओ जो मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुर का है अभ्यारण्य जिसको बोले। अभी अगर हम पूछे भारत का अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो आप सभी जानते हो, जिसको हेली नेशनल पार्क पुराना नाम जानते हैं, और है कहाँ पर, उत्तराखंड में है।
यानी यूके में। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की है कि कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, ओजोन बायोस्फीयर किससे बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर किससे बचाती है दोस्तों, तो ओजोन बायोस्फीयर अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, यानी यूवी रेस से बचाती है। सबसे ज्यादा हानिकारक यूवी ए होती हैं, यूवी बी होती है, यूवी सी होती है। तो यूवी सी जो किरणें होती हैं वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। तो ये भी अच्छी तरीके से याद रखना है। ओजोन परत कहाँ पर होती है, समताप मंडल में होती है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। ओजोन का फार्मूला है O3 और ओजोन एक ऑक्सीजन का रूप है। साथ ही साथ ओजोन समताप मंडल में पाए जाने के अलावा इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल को इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाई जाती है। क्वेश्चन की जान ना निकाल दो तब तक मजा ही नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जैव विविधता का अर्थ। सबसे पहले बताइएगा जैव विविधता का दिवस कब है, जैव विविधता को किस दिन मनाते हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी बार बार रिपीट करा है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जैव विविधता दिवस बताओ और जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता होती क्या है ये भी बताओ। गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 21 मई को यहाँ पर जैव विविधता दिवस मनाते हैं क्या, जल्दी से बताओ। 22 मई को मनाते हैं क्या, 22 मई को, माफी चाहेंगे 22 मई को, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। 22 अप्रैल को जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु रहते हैं, जैव विविधता कहलाती है। पृथ्वी पर जैव विविधता 0 डिग्री या भूमध्य रेखा और भारत में सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट या केरल में पाई जाती है जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। क्वेश्चन पर पहली बार अगर वीडियो पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर होती है मुद्दे की बात। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। बच्चे मार रहे हैं 22 मार्च को जैव विविधता मनाई जाती है। मेरे गाई भैया 22 मार्च को नहीं मनाई जाती है। 22 मार्च को जल दिवस, एक महीना जोड़ो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, एक महीना और जोड़ो 22 मई जैव विविधता दिवस। गाइस है ना, बहुत बढ़िया। मनोज, दिनेश, बलराम, रीता, रीना, दीपाली, निशा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। अजय प्रताप तोमर, नाम ले लिया है सर। सर मेरा नाम ले लो, मैं आपका बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ। अजय प्रताप कह रहे हैं साहब सारे बेस्ट हैं, सारे बेस्ट हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। देखो उत्पादक अगर पूछे तो हरे पौधे होते हैं, दिमाग में बसा लेना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्पादक की श्रेणी में कौन आएगा। तो उत्पादक अगर पूछे तो आपके हरे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं। अगर उपभोक्ता पूछे, प्रथम उपभोक्ता अगर पूछे उपभोक्ता, तो ये हरे पौधे को खाएंगे। अगर आपसे पूछे गाय कौन सा है तो आप कहोगे गाय है प्राथमिक उपभोक्ता। अगर आपसे पूछे कि गाय को कौन खाएगा तो वो द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। बकरी को कौन खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, हमने कहा जो समुद्र है तो सबसे बड़ा हो समुद्र मार दीजिएगा, महासागर समुद्र दोनों ऑप्शन में दिया हो, अगर इन दोनों में सबसे बड़ा हो तो वो मार दीजिएगा। तो अगर तालाब समुद्र दिया है तो समुद्र मार देना सबसे बड़ा। ठीक है, तालाब समुद्र और महासागर तीनों दिए हैं सबसे बड़े बड़े, तो उसमें भी सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो महासागर हो जाएगा ना सबसे बड़ा। तो भैया आंसर भी क्या हो जाएगा, महासागर। तो ये तो भैया आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, महासागर। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। देखिएगा अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है, तो ये होती है रेड डाटा बुक में, और जो प्रदर्शित करती है आईयूसीएन। आईयूसीएन का मुख्यालय है आपका ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, और स्थापना हुई थी फ्रांस में 1948 में। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं सर, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो आपका जो लेवल होगा, टेम्परेचर लेवल होगा, इस जो है इंक्रीज होगा। ग्रीन हाउस गैसेज भी इंक्रीज कराती हैं, ओजोन परत नहीं है, अगर क्षरण हो रहा है इसका तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज होगा और बीमारियां बढ़ेंगी। अगर आपसे पूछे ओजोन परत का नष्ट होना मानव की जाति के लिए कौन सी बीमारी का लाना श्रेय माना जाता है, तो वो कैंसर लाता है। अगर पूछे कैंसर कौन सा, भाई कैंसर भी तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो कैंसर होता है त्वचा कैंसर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है, कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है, तो वो लाइकेन। लाइकेन हमेशा वायु प्रदूषक जैव सूचक है। देखो ऊपर भी मैंने लाइकेन कराया, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बना के यहाँ पर रख दिया है। अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, जब भी अम्ल वर्षा से पूछे आपकी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। SO2 भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। जब भी आपसे पूछे कि वायु प्रदूषण के कारण अगर होती है तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक वायु प्रदूषक है, ठीक है। क्या है, वायु प्रदूषक है, जिसको हम रासायनिक स्रोत में कहते हैं CO। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो अभी बताना है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। देखो यहां से क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। जैविक मरुस्थल में दामोदर आती है इंपॉर्टेंट। क्या सर, जैविक मरुस्थल में दामोदर इंपॉर्टेंट आती है। अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी आपसे पूछे कि जैविक में, तो आप दामोदर मारेंगे। पवित्र गंगा नदी के बारे में पूछे तो गोदावरी मारेंगे, ठीक है। भारत की सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी की बात करेंगे। जो अगर हम बात करें गंगा के बाद जो गोदावरी आती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का नाम आता है। लेकिन अगर हम गंगा के बाद अगर हम दूसरी जो है पवित्र नदी की बात करें, गोदावरी आएगी। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण की वृद्ध गंगा कौन सी है, वो गोदावरी कहलाएगी। अगर हम बात करें क्या कि भैया वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, तो नीचे कमेंट करेगा फटाफट, नीचे कमेंट करेगा फटाफट। गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। और प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल की बात करें तो दामोदर हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहां पर है। एक बार मैं यहां पर लगा लेता हूं डिवाइस को चार्जिंग पे, तब तक आप आंसर करिएगा, तब तक आप आंसर करिएगा फटाफट। बहुत बढ़िया। तो देखिएगा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों यहां पर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये है हमारा नागपुर में। कहां पर सर, नागपुर में है, ठीक है। कहां पर है सर, नागपुर में है। और भैया ये भी जान लीजिएगा थोड़ा सा अच्छी तरीके से, क्या ये भी जान लीजिएगा कि यहां पर बताने वाला हूं अच्छे क्वेश्चंस। जैसे अगर आपसे पूछे नेशनल डेयरी रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट कहां पर है, अगर आपसे पूछे डेयरी इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये आपका है हरियाणा में, ये है करनाल में, ठीक है। डेयरी दूध का काम ज्यादा होता है। पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है, नागपुर में है। डेयरी संस्थान कहां पर है, आपका करनाल में है। अगर आपसे पूछे कि भैया ये बता दीजिएगा कि आपका NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय, बहुत बार पूछा गया है, NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, तो NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय है हैदराबाद में। कहां सर है, हैदराबाद में है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा 2 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है, भूमिगत जल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो अभी लाइकेन क्या था, लाइकेन आपका था वायु प्रदूषक। अभी ग्रीन मफलर क्या था, ग्रीन मफलर था आपका ध्वनि प्रदूषक, ठीक है, जिसको हम मफलर को ध्वनि कान में बांधते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, है ना, केजरीवाल वाली। ऐसे ही भूमिगत जल, देखो भूमिगत भी जल प्रदूषक भी होता है। अब जल प्रदूषक में अगर हम जल जो है पीते हैं, उसमें अगर प्रदूषण है, उसमें अगर आर्सेनिक है, तो भैया वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो भूमिगत जल को दूषित करने वाला जो अजैविक प्रदूषक है वो कौन सा है, वो दोस्तों है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक क्वेश्चन में बार बार आता है कि आर्सेनिक कैसा प्रदूषण है, तो वो है एक आपका जल प्रदूषण, ठीक है। तो जल प्रदूषक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है फटाफट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही साथ ये भी बताएंगे विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। बहुत बढ़िया। देखिएगा गाइज यहाँ पर लाइक का सिलसिला बहुत कम है, एक बार लाइक करेंगे सारे बच्चे, एक बार एक साथ में लाइक करेंगे गाइज। विजय, यास्मीन, सागर, देवेंद्र, रणवीर, ललिता, संदीप, सभी बच्चे यहाँ पर लिख भी देंगे कमेंट बॉक्स में, लाइक कर दीजिएगा, है ना। शशि, हुमा खान, रीना, निधि, सुप्रिया। पर्यावरण दिवस की बात करते हैं। 5 जून को मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया है, पर्यावरण अधिनियम आया है 1986 में। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आया लाइकेन सबसे अधिक सूचक होते हैं। देखो क्वेश्चन तीन बार ये पूछ चुका है, 3 बार क्वेश्चन घुमा के पूछा है। लाइकेन्स, हमने कहा ग्रीन मफलर जो होता है वो होता है आपका, क्या होता है, ध्वनि प्रदूषक होता है। अगर पूछे लाइकेन होता है आपका वायु प्रदूषक होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। अगर आपसे पूछे आर्सेनिक तो जल प्रदूषक के सूचक होते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, ये बताना है गाइज। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइज, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया है आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां पर स्थित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां पर अवस्थित है? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, बहुत बढ़िया। देखो अभी मैंने आपको बताया है कि डेयरी संस्थान अगर आपसे पूछे तो करनाल हरियाणा में हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अगर आपसे पूछे पर्यावरण शोध संस्थान तो आपका नागपुर में। अगर पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां पर अवस्थित है तो आपका न्यू दिल्ली में है। कहां पर सर? नई दिल्ली में हो जाएगा। कहां पर सर है? नई दिल्ली में हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन गाइज। सूर्या है, नीरज कुमार मिश्रा हैं, बहुत बढ़िया। सोनू प्रभाकर, धर्मेंद्र माली, लोकेश पॉल, प्रिया पांडे, रघुनाथ, प्रवेश गुप्ता, भगवत कुशवाहा, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये तो क्वेश्चन आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। तो आर्गन जो है आपके वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो 2016 से क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये 2016 में पहली बार जैविक राज्य घोषित हुआ था। तो कौन सा राज्य जनवरी 2016 में प्रथम जैविक भारत का राज्य घोषित हुआ है? बहुत बढ़िया। देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करें तो सिक्किम बच्चे आंसर मारेंगे। कौन सा राज्य जनवरी 2016 में प्रथम भारतीय जैविक राज्य घोषित हुआ था? तो ये सिक्किम। अगर सिक्किम की राजधानी की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा? गंगटोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगटोक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाती है? तो यहां पर देखिए, ये भी ऑप्शन आपको डिपेंड करेगा। क्या? ये भी ऑप्शन आपको डिपेंड करेगा, किस पे करेगा? थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बताऊंगा कल इसके बारे में, पिक्नोक्लाइन के बारे में कल हम आपको डिटेल क्लास में बताएंगे, सुबह वाली क्लास में। ठीक है, कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? देखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सीटेट का क्वेश्चन मैंने लिया था यहां पर, शायद 2011 में ये क्वेश्चन आया था। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? तो दोस्तों यहां पर नगरीकरण लिख लेना, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। लास्ट में क्या आ जाएगा? स्थिरीकरण आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा? स्थिरीकरण आ जाएगा। खैर, इसको भी हम आपको कल बताएंगे। भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स, जिसको कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या बताई गई है। हमने आपसे कहा है कि इकोलॉजी को सबसे पहले ओ इकोलॉजी कहा जाता था, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे यह भी कहा था कि इन्वायरमेंट जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, यह भी आपको मैंने बताया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या अगर पूछता है, यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछे, तो आपके 15 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? तो बच्चे यहां पर 15 मारेंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर के साथ चला जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं सर? भारत में 15 है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। भारतीय वानस्पतिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो यह रहेगा। मेरा नाम ले लीजिएगा सर, मेरा नाम नहीं लेते, मनीषा शर्मा ले लिया। भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहां पर अवस्थित है? बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ में है। मध्य प्रदेश के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे, भैया इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिए। कोलकाता क्यों मार रहे हो भाई? कोलकाता क्यों मार रहे हो? सोनू कुमारी, यार ये बताओ, सोनू कुमारी लिखे हो, क्या बात है भाई? सोनू कुमारी, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सा ईंधन भैया? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी जो है न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। और याद ये रखना है, क्या याद रखना है? कि भैया सीएनजी इसीलिए अभी नगर में चल रहा है। ठीक है, सीएनजी भैया नगर में चल रहा है। पानी तो यार बाद ही में पियेंगे, पानी मेरे पास अभी रखा ही नहीं है, पानी है ही नहीं दूर दूर तक। अभी देखो, अगर हम बात करते हैं सीएनजी के फुल फॉर्म की, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है साहब। अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, एलपीजी का फुल फॉर्म पता है, लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस। अगर हम बात करते हैं क्या?
अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक दिमाग में कुछ आ रहा था, एलईडी लाइट इमिशन डायोड होता है फुल फॉर्म, और सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप होता है ना। सीएफएल का फुल फॉर्म जल्दी बताइएगा फटाफट। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है क्या? हाँ, एल से लैंप होता है, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो लाइट कर दो। पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? वनस्पति में संरक्षित शर्करा। ठीक है, वनस्पति में संरक्षित शर्करा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन है, ब्रोमीन है, ऑप्शंस दो हैं आपके पास, आयोडीन ब्रोमीन, बताएंगे फटाफट। गिरीश कुमार सिंह ले लिया नाम आपका। समुद्री खरपतवार का प्रमुख स्रोत है दोस्तों आयोडीन, और आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, जिसको हम गलकंड रोग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करा? यानी डीप इकोलॉजी की बात करा है सर। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर? नाम देख लूँ सारे कितने नाम हैं, सभी बहुत तेजी से नाम निकल रहे हैं भाई। आदित्य हैं साहब, रणवीर साहब हैं, पार्थ हैं, ललिता, राखी, प्रीति, अनूप, धर्मेंद्र, बहुत बढ़िया, अब्दुल कादिर, इरशाद, ईशु, सूफी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस, नीलम, अनिल आपका नाम ले लिया, जबलपुर से हैं, शायद मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। किसने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करा है दोस्तों? अर्नीज नेस ने करा है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करा है अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी सिस्टम का प्रयोग करा है एजी टांसले ने। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करा है अर्नीज नेस ने। भारत के इकोलॉजी सिस्टम के पितामह कौन है? रामदेव मिश्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाया जाता है? पीयूषी कुमारी नाम ले लिया है, टेंशन मत लो, पढ़ाई करो। अरे सर जी नाम नहीं लेंगे, ये गाली देने लगेंगे, है ना। रूपाली न्यू स्टूडेंट है, स्वागत है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाया जाता है बताएं? अभी तक आंसर नहीं आ पा रहे हैं भाई, गलत बात है। और फिर क्वेश्चन वीडियो को छोड़ के चले जाते हो, है ना, ये गलत बात है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 जुलाई बच्चे मार रहे हैं, 29 जुलाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 16 सितंबर ओजोन दिवस, 22 मई अभी हमने ऊपर बताया था, इस वीडियो में चर्चा किया है, जैव विविधता दिवस। किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन यानी आभा मंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया था? ओजोन आभा मंडल, ओजोन के बारे में सारे फैक्ट आपको पता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ओजोन परत कहाँ पर है? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में है। ठीक है, और ये हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। 2005 में किसने पता लगाया था? तो दोस्तों ये थे हमारे केंट मूर साहब, जिनका पूरा नाम है GW केंट मूर। ठीक है, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। कब लगाया था? क्वेश्चन आए तो 2005 में। कब लगाया था? 2005 में, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? वीडियो लास्ट स्टेज पर आ चुकी है, वीडियो लास्ट स्टेज पर आ चुकी है, अंजलि गुर्जर। अच्छा, जितने भी नए स्टूडेंट हैं एक बार सभी बच्चे लाइक वाइक कर दीजिएगा। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मस्त रहिए, जिंदाबाद रहेगा। प्लेलिस्ट को ढूंढना नहीं आता है तो प्लेलिस्ट को आज से ही ढूंढें, और अगर सिलेक्शन चाहिए तो डीप क्लास के नोट्स आज ही से बनाना स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पता ही नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। बस मेरी एक प्लेलिस्ट उठाओ, और प्लेलिस्ट आपको आज मैं आपको मिल जाएगी कहाँ पर? एक लिंक दे दूंगा मैं। अच्छा, टेलीग्राम पे केवल एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस मिल जाएंगी, 10-10 मिनट की हैं। आप चाहोगे तो 1 घंटे में अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। बस एक सब्जेक्ट को तैयार करना, ये मत करना कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आधा घंटा, दूसरा सब्जेक्ट आधा घंटा पढ़ रहे हैं, खिचड़ी मत करो। नोट्स तैयार करने बैठो, 2 सब्जेक्ट इकट्ठा करो, पहले एक सब्जेक्ट करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। एग्जाम के 1 महीने खूब अच्छी तरीके से रिवाइज करो, फटाक से मार दीजिएगा एग्जाम। ठीक है, कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो दोस्तों साइनोबैक्टीरिया होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। नेपाल एवं भारत में वन जीवन
संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नमक नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेब नामक, ठीक है, नमक नहीं है, नहीं तो कहो कि सेब और नमक एकदम से स्वाद आ गया। और अच्छा एक चीज़ बताओ, अच्छी तरीके से रहना आगरा वाले बच्चे। कोरोना आ गया है तुम्हारे शहर में, और कोरोना पहुंचेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में आ चुका है, दस्तक दे चुकी है। पता नहीं साला कौन ले आया यहाँ पर, है ना। कोरोना आ चुका है, 7-8 मामले आ चुके हैं, और हमें लगता है अगर यूपी में फैल गया और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में फैल गया तो भैया हालत बहुत बुरी होने वाली है। किसका उद्देश्य किसका संरक्षण करना है, जल्दी से कमेंट करिएगा फटाफट। संताना सिंह ले लिया, बस लास्ट स्टेज है। सूफी अंसारी, क्लास खत्म होने वाली है, 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। पेडागोजी कराएंगे सागर, मनोविज्ञान लास्ट स्टेज पर है ना, खत्म हो जाए को तुरंत कराएंगे। हाँ आज आ गया कोरोना वायरस यूपी में। देखिएगा इसका उद्देश्य क्या था, गिद्धों का। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। गिद्धों का, अच्छा गिद्धों की एक दवा थी, किसके कारण हुए थे, डाइक्लोफेनिक के कारण जो है गिद्ध खत्म हुए थे, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाइक्लोफेनिक क्या है, तो गिद्धों के लिए वो उनके लिए दवा थी, पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा थी, जिसको खाने से, पशुओं को खाने से उनके शरीर में भी प्रेषित हो गई भैया, और गिद्ध मर गए, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर स्थित है, अभियांत्रिकी शोध संस्थान, तो ये है हमारा नागपुर में, ये हमने अभी बताया था। कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत किसका है, कोयला पेट्रोल डीजल आदि ये दोस्तों कैसे हैं, वायु प्रदूषक के हैं, ठीक है, वायु प्रदूषक के हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी वायु प्रदूषण है, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषक है, लाइकेन वायु प्रदूषक है, ठीक है, आर्सेनिक है आपका जल प्रदूषक। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहां पर स्थित है, अभी तक 15 थे, अब कितने हो गए हैं सर, 16 हो गए। ये कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में ही आपका एक स्टेडियम है जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं धर्मशाला स्टेडियम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में किस स्थान पर पाया जाता है, क्वेश्चन लास्ट स्टेज पर है। जितने भी बच्चे नए हैं इस वीडियो में, सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे, सभी बच्चे लाइक करेंगे, और भैया लाइक वाइक नहीं करो, पुराने बच्चे मुझे पता चल जाता है किसने नहीं लाइक किया है, और बहुत गलत बात है ना। और भैया सब्सक्राइब भी कर लो, का दिक्कत क्या है, जा रहे हो मुझे पता है, वीडियो छोड़ के जा रहे हो क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, पक गए हो मुझे पता है, लेकिन लाइक वाइक सब्सक्राइब करके जाओ ना, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन तो मिल जाए मेरे भाई, है ना। जी हाँ, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा किस स्थान पर है, कानपुर एवं इलाहाबाद में, इलाहाबाद के मध्य का क्षेत्र है। और बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो आपके ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है बीओडी, समझ रहे। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चे करें बीओडी क्या है, साहिबा सिद्दीकी। बीओडी क्या होता है, देखो बीओडी होता है नदियों में जो घुली मात्रा होती है ऑक्सीजन की, जल में घुली मात्रा होती है ऑक्सीजन की, वो नापता है बीओडी परीक्षण, फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है 200 मीटर तक, लास्ट क्वेश्चन है 200 मीटर तक, ठीक है भैया जी। अब एक बार क्या करना है, गुरुजी वर्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाना है, और सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो ना, तो सब्सक्राइब का बटन तो दिख रहा होगा ऐसा वाला रेड वाला, तो भैया सब्सक्राइब कर लो। पंकज चौधरी इलाहाबाद से, अवधेश, कमलेश, सत्येंद्र, यास्मीन, परवीन, देव सिंह, शंकर, सुप्रिया, गला तो बैठ गया है, कल सुबह तक सही हो जाएगा, है ना, टेंशन मत लीजिएगा। आवाज शैदी कह रहे कल का समय बताओ, समय नहीं, समय आपको वहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर पहले ही मिल जाता है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, गुरुजी वर्ड के टेलीग्राम से जुड़िएगा। धर्म सागर, यशमीन, मोहम्मद शफीक, सूर्या, सोनू, प्रभाकर, सागर भी, रोस्ट, चित्रा, लोकेश, पंकज, AK, अंकित शर्मा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल रीना कुमारी क्लास लगेगी इंग्लिश की, अंकल ठीक है। पिंकी मैकवाल, डिस्ट्रिक्ट MP, बहुत बढ़िया। फटाफट दोस्तों जुड़ जाएगा टेलीग्राम से और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल।